यूरोप में ऊर्जा संकट के बीच रूस का बहुत बड़ा फैसला। रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 से गैस की सप्लाई रोकी, पाइपलाइन में खराबी का हवाला दिया, मरम्मत के लिए गैस सप्लाई रुकी रहेगी, मेंटेनेंस रीजंस। गैसप्रोम, वो कंपनी जो इसको चलाती है, इसकी देखभाल करती है, उसने सप्लाई को बहाल करने के संदर्भ में कोई तारीख तय नहीं की है। और इसलिए यह जो कहा जा रहा था कि रूस बाय टर्निंग इट्स नॉब टू ऑफ, ये गैस का वो झटका यूरोप को देगा जो उसको बहुत दिनों तक याद रहेगा। क्या होने वाला है? क्या यूरोप में एक बड़ी तबाही है? क्या वहां पर प्लान बी रेडी कर लिया गया है? प्लान बी है क्या? प्लान बी के रिपरकशंस क्या होंगी? ये आज चर्चा का विषय। और इसके रिपरकशंस कितने गंभीर हैं, किन किन क्षेत्रों में हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। यूरोप में ऊर्जा संकट और ये गैसप्रोम का फैसला कि मेंटेनेंस के लिए हम अभी फिलहाल नॉर्ड स्ट्रीम 1 से गैस की सप्लाई नहीं करेंगे, अगली तारीख क्या होगी। और आपको ये मालूम होगा 40% एनर्जी गैस की सप्लाई रूस से होती रही है यूरोपियन कंट्रीज को, उसमें 2/3 हिस्से पर वैसे भी असर पड़ा हुआ है सैंक्शंस के बाद, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है फरवरी में। फरवरी से पहले 40% आयात एनर्जी का, गैस का रूस से, और उसके बाद अब 2/3 हिस्से की कटौती। और उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 से आने वाले कई दिनों तक यह सप्लाई बाधित रहेगी। मतलब जो गैस अभी सप्लाई हो रही थी उस पर भी एक बड़ा असर। गैस बॉम्ब, एटम से विनाशक। अब जरा जब ये बात कर रहे हैं तो इसको संदर्भों में समझने के लिए आपको यह जानकारी भी देखनी चाहिए। रूस ने यूरोप को गैस की आपूर्ति रोक दी है। अब इससे होगा क्या? यहां गैस की किल्लत पहले से थी, पहले से चली आ रही है, और यह गैस की किल्लत अब और बढ़ेगी। इससे क्या होगा? ऊर्जा की कीमतें जो पहले ही वहां सोरिंग हैं और आज तक अनप्रेसिडेंटेड कही जा रही है कि ऐसा कभी सोचा नहीं था, देखा नहीं था, इससे पहले कभी ऊर्जा की कीमतें इतनी वहां नहीं पहुंची, उनमें और इजाफा होगा। यूरोप की अर्थव्यवस्था में असर पड़ना शुरू हो गया है और यह दिखाई देने लगा है आने वाले दिनों में वहां की इकोनॉमीज और ज्यादा ब्लीड करेंगी। ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जब इसके लिए वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की तरफ बढ़ा जाएगा, उसमें एक बड़ा हिस्सा बनाता है कोयला। अगर इस तरह के फिर से सोर्सेज की तरफ यूरोप बढ़ेगा, आपको मैं आगे ये बताऊंगा कि असल में कोयले का कितना इस्तेमाल यूरोप में होता रहा है, वो आज के दिनों में कितना रहा है, और अब फिर से एक बार कोयले जैसे सोर्सेज का इस्तेमाल जब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाएगा तो होगा क्या, किन देशों पर ज्यादा असर पड़ने वाला है। जो कंज्यूम ज्यादा करते थे रूस से मिली हुई गैस का, उन्हीं देशों पर ज्यादा असर पड़ेगा। आपको याद होगा शुरुआत में यूक्रेन और रूस के बीच जब जंग शुरू हुई थी, यह कहा जा रहा था कि इटली रूस की तरफ क्यों खड़ा दिखाई देता है, जर्मनी रूस की तरफ क्यों खड़ा दिखाई देता है, जबकि यूरोप में ही है। यह है वजह। जर्मनी, इटली ये ज्यादा डिपेंडेंट है, नीदरलैंड्स, हंगरी, उधर देखिए आप बुल्गारिया, डेनमार्क और फिनलैंड, पोलैंड, ये वो तमाम देश हैं जो रूस से मिलने वाली गैस पर निर्भर रहे हैं अपने यहां एनर्जी को लेकर। अब इसमें सवाल यह है कि रूस से यूरोप में कितनी गैस इंपोर्ट की जाती रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के सोर्सेस की अगर आप माने तो यूरोप की कुल गैस सप्लाई का 1/3 हिस्सा, यूरोप का नेचुरल गैस, रूस से 40% गैस की सप्लाई, 40% एक बहुत बड़ा चंक होता है। और अगर इस पर निर्भरता रही है तो आप समझ लें ठंड अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और यूरोप में ठंड का मतलब यह होता है कि आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए अगर आपको सरवाइव करना है। रूस से कौन कितनी गैस लेता रहा है, बड़ी कंट्रीज अगर आप यूरोप की जानना चाहते हैं तो ये देखिए, करीब 50% जर्मनी, इटली और पोलैंड मिलकर उस 40% में से 50% यही 3 देश लेते रहे हैं। बाकी अगर आप आ जाएं तो फ्रांस एक बड़ा हिस्सा लेता रहा है 25% के आसपास, और 5% के आसपास ब्रिटेन इसका कंज्यूम करता रहा है। और बाकी 20% उसमें बहुत सारे देश हैं, मसलन उसमें बेलारूस है, उसमें नीदरलैंड है, उसमें हंगरी है, बुल्गारिया है, डेनमार्क है, फिनलैंड है।
मतलब ये कि रूस के गैस के खरीदार इतने सारे देश रहे हैं और उसमें से भी जो 3 देश मैंने आपको बताए ज्यादा निर्भर रहे हैं रूस की गैस पर, और ऐसे में नॉर्ड स्ट्रीम 1 को भी मेंटेनेंस का हवाला देते हुए, मरम्मत का हवाला देते हुए रोका जाना, जाहिर है ये रूस की तरफ से कहा जा रहा था कि प्रेशर टैक्टिक्स होंगे, मेंटेनेंस का हवाला देकर एक और प्रेशर बनाया गया है। गैसप्रॉम ने कह दिया अगली तारीख भी नहीं बताएंगे। महेश सचदेव, पूर्व राजदूत, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है बाह उमेटने से ही कहीं जाकर बात बनती है। क्या बाह उमेठी जा रही है? क्या ये यील्ड करेगी रूस के लिए? मेजर जनरल वी.के. दत्ता स्पेशल फोर्सेस से ताल्लुक रखते हैं और इनफैक्ट फोर्सेस में मार्शल आर्ट को इंट्रोड्यूस करने के सिलसिले में भी उनको एक बड़ा क्रेडिट जाता है। वो हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हैं। एयर वाइस मार्शल पी.के. श्रीवास्तव हमारे साथ आज इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं यूरोप रूस इक्वेशंस को और आपको बता सकते हैं कि एनर्जी के इस मामले में आगे क्या होने वाला है। और इसके अलावा हमारे साथ कुलदीप शेखावत जुड़ रहे हैं, निदेशक हैं MATV के, और उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे आपसे पी.के. श्रीवास्तव सर, गैसप्रॉम ने ये जो कहा ये पूरे सिनेरियो को जो पहले से ग्रेव है और कितना संजीदा कर देगा? देखिए, इस बात को ऐसे देखना चाहिए कि गैसप्रॉम, जैसा आपने कहा कि ये हाथ मरोड़ने के लिए है, तो मैं तो मानूंगा ज़रूर है हाथ मरोड़ने के लिए, और सही मौके पर हाथ मरोड़ने की कोशिश की है। एक 1970s में एक डिबेट चलती थी यूरोप में कि ईटिंग और हीटिंग, इनके बीच में हमें चुनना नहीं पड़ा डिस्पाइट ऑल द रिसेशन। अब ये हो रहा है कि ईटिंग और हीटिंग के बीच में चुनना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ से इन्फ्लेशन की मार है जो कि वो भी गैस से ड्रिवन है, और दूसरी तरफ ही है। आप ये देखिए, अगर वहाँ की व्यवस्था पर आप गौर करिए, नॉर्थ स्ट्रीम 2 को कमीशन होने वाली थी, जो कमीशनिंग बंद कर दी गई जब ये वॉर शुरू हुई यूक्रेन और रशिया की। इसका मतलब कि डिपेंडेंस की तैयारी हो चुकी थी और उसको स्थगित कर दिया गया। अब इन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम 1 भी बंद कर दी है, तो 40% डिपेंडेंस है जर्मनी की, जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड है यूरोप में। वो डिपेंडेंस जब एकदम से गैस अब इंडस्ट्री के लिए दें कि घर के लिए दें कि लोगों को हीट करने के लिए दें, ये समस्या बहुत बड़ी है और इन्फ्लेशन को पुश कर रही है, जो नंबर्स में भी दिख रहा है। ये तो नंबर्स दिख रहे हैं। ये ऐसी हालत पैदा कर सकती है ये अवस्था, जिसका समाधान निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा, बात एक तरफ ये भी चल रही है कि हम पॉलिटिकली यूनाइट करेंगे और रशियन गैस में प्राइस कैप लगाएंगे, जिससे कि रशिया बाध्य होगा उसी प्राइस पर देने के लिए। ऐसा तो नहीं लगता कि रशिया उस रास्ते पे जाने को तैयार है। दोनों ही तरफ से बातें की जा रही हैं। उधर से कहा गया आप रूबल में पेमेंट कीजिए वरना हम आपको गैस नहीं देंगे, इधर से कहा जा रहा है हम कैपिंग कर देंगे, इधर वैकल्पिक जरिए भी ढूंढे जा रहे हैं। इधर ईरान और अमेरिका के बीच में जो डील होने की बात की जा रही है वो एक बार फिर से इसीलिए ऑन हुई है क्योंकि इधर से तेल चाहिए और इसीलिए कदरन उधर से अमेरिका सॉफ्ट दिखाई दे रहा है। ये असल में चीजें, ये जो गैस आप सुनते हैं ना, गैस बॉम्ब हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। दिनेश, आपने बिल्कुल सही कहा, गैस बॉम्ब सही शब्द है। गैस बॉम्ब बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड है। महेश सचदेवा साहब, कितना असर इस सब का कूटनीति पर पड़ रहा होगा? देखिए, बिसात तो बिछ चुकी थी पहले ही, यूक्रेन के युद्ध के समय से। पिछले साल से ही गैस की किल्लत शुरू हो गई थी, क्योंकि कोविड के बाद जब री इंडस्ट्रियलाइजेशन, वैम्पिंग ऑफ इकोनॉमी शुरू हुआ तो एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ा और पिछले जनवरी से अब तक गैस के दाम यूरोप में 7 गुना तक बढ़ चुके हैं। तो इससे कूटनीतिक तौर पर जो नए आयाम पैदा हुए हैं, एक तो रूस के ऊपर डिपेंडेंस कम करना ज़रूरी हो गया है, दूसरी ओर जो विकल्प हैं जैसे कतर है, अल्जीरिया है, अज़रबैजान है और बाकी सब देश हैं, इनसे, नॉर्वे है, इनसे गैस की आपूर्ति की जानी शुरू हुई है। अमेरिका इस समय गैस का एक निर्यातक बन गया है, तो उससे भी 15 मिलियन टन 15 BCM इस साल सप्लाई होना है यूरोप को। तो ये सब विकल्प। तो सर, हथियार भी बिक रहे हैं और गैस भी बिक रही है, तेल भी बिक रहा है, कोयला भी बिक रहा है। अमेरिका के क्या जो कहते हैं कि सब कुछ घी और कड़ाही में हाथ और सिर के सिलसिले में, क्या ऐसा ही हो रहा है? अमेरिका हर तरीके से विन विन सिचुएशन में है क्या, या वाकई उसको भी किसी ना किसी दूसरे तरीके से आंच लग रही है